हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 नवंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है और इस मौके पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और इस शहीदी दिवस के मौके पर कई राज्य सरकारों ने छुट्टियों की भी घोषणा की है, लेकिन कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि 24 या 25 नवंबर को आखिर स्कूलों में गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस की छुट्टी कब रहेगी। तो दोस्तों, ज्यादातर सरकारों ने इस बार छुट्टी 25 नवंबर को घोषित की है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 24 की बजाय कल 25 को छुट्टी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। इसी तरह से दिल्ली में भी गुरु तेग बहादुर जी के इस 350वें शहीदी दिवस पर रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से 25 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की है। हरियाणा, चंडीगढ़ में भी कल 25 तारीख को छुट्टी रहेगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 में हुआ था और निधन 24 नवंबर 1675 में हुआ था। विश्व के इतिहास में इन्हें धर्म और मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के वीर के रूप में जाना जाता है। और वहीं दोस्तों, आज सोमवार को चतुर्थी व्रत भी रहेगा, तो गणेश जी और शिव जी की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा गया। जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने जो झूठ बोला था उसका पर्दाफाश किया है फ्रांस ने। पाकिस्तान के लिए कहा कि झूठी राफेल की कहानी बताई थी पाकिस्तान ने दुनिया को। देखिए, फ्रांसीसी सेना बोली कि पाकिस्तानी पत्रकार ने फेक न्यूज फैलाई, हमने राफेल गिराने की बात नहीं कही, गलत तरीके से पेश किया गया एक अफसर का बयान। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को एक बार फिर से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिदायत दी और वो बोले कि बहुत जल्द सीमाएं बदल जाएगी, भारत को वापस मिलेगा सिंध। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि सिंध एक बार फिर से भारत का हिस्सा बनेगा। दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि बॉर्डर कब बदल जाए कोई नहीं जानता, आज सिंध भारत से अलग है और कल वापस इसी में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, देखिए आप, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पाकिस्तान को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत को हरा नहीं सकता, इसीलिए पहलगाम हमला किया और इसीलिए दिल्ली ब्लास्ट किया। 26/11 के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता तो हिम्मत नहीं करता। और देश के आर्मी चीफ ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा जैसा था, हर म्यूजिशियन ने भूमिका निभाई। 22 मिनट में सेना ने 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। और देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने भी दुश्मन देश पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आगे भी अगर पाकिस्तान ने गलती की तो ऑपरेशन सिंदूर से भी बुरे परिणाम होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत की इकोनॉमी पर अच्छी खबर आ रही है कि जब अमेरिकी टेरिफ वॉर से पूरी दुनिया परेशान थी, तब भी भारत ने मार दिया मौके पर चौका। बात कुछ यूं है दोस्तों कि ट्रंप के भारी भरकम टेरिफ के बावजूद भी भारत का एक्सपोर्ट शेयर यूएई, चीन, वियतनाम, जापान और हांगकांग इन देशों में तेजी से बढ़ा है। और हाल ही में आपको पता होगा, सरकार ने एक्सपोर्टर्स के लिए 45,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज भी मंजूर किया है, तो इससे भी आगे फायदा मिलेगा। और भारत ने तेल आपूर्ति को रीबैलेंस कर महंगे झटकों से बचने की कोशिश भी की है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही, फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। अब लास्ट मिनट पर भी अगर आप टिकट कैंसिल करोगे तो आपको रिफंड मिल पाएगा। दरअसल फ्लाइट टिकट रिफंड को लेकर सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत ये प्रावधान होगा कि अगर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कोई हवाई यात्री अपना हवाई टिकट कैंसिल करता है तो अंतिम समय में भी उसे 80% तक राशि का रिफंड वापस मिल सकेगा। ये सरकार का प्लान है ना। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में एक नई आफत आ गई है। मां के दूध में मिला कैंसर वाला जहर, संकट में आए बिहार के 6 जिलों के नौनिहाल नन्हे मुन्ने बच्चे। जी हाँ, वैज्ञानिकों की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ दोस्तों कि बिहार में महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम पाया गया, जो कि इस तरह का घातक रसायन है जिससे हमारे शरीर में कैंसर भी हो सकता है। बिहार के 6 जिलों में 40 इस तरह के केस मिले। यूरेनियम की वजह से बच्चों की हड्डियां नहीं बढ़ती हैं और कैंसर तक का खतरा पैदा हो जाता है। यूरेनियम U-238 का खतरनाक स्तर पाया गया बिहार की स्तनपान यानी दूध पिलाने वाली माताओं बहनों के मिल्क में। और ये खुलासा नेचर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में हुआ है। और ऐसे में आपके मन में भी एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर माताओं के दूध में यूरेनियम पहुंचा कहां से, राइट, जो कि नवजात बच्चों के लिए तो खतरनाक है ही। बिहार के कटिहार और खगड़िया में इसका स्तर सबसे ज्यादा पाया गया। तो ये जो महिलाओं के दूध में पहुंचा, ये पानी के जरिए पहुंचा है। वैसे यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। तो एक्चुअली बिहार में कुछ जिलों में भूजल प्रदूषण की समस्या हो रही है और भूमि के जल में ही ये यूरेनियम पाया गया है। बिहार के कौन कौन से जिले जिसमें शामिल हैं भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा। इन जिलों में भूजल में यूरेनियम की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। तो यहाँ का जो महिलाएं पानी पीती हैं, उन महिलाओं के दूध में भी देखिए आप यूरेनियम आ रहा है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जो पिंक पिंक कलर के जिले आप देख पाओगे, यहाँ यूरेनियम प्रदूषित जल की समस्या बहुत ज्यादा ही है। तो जरूर सरकार को यहाँ भूजल प्रदूषण के उपाय करने चाहिए। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ट्रेनों में लगेंगे RO सिस्टम, जिससे पैसेंजर्स को स्वच्छ जल मिल पाएगा। इंडियन रेलवे की तरफ से नई पहल
की जा रही ट्रेन सफर के दौरान अब आपको आरओ फिल्टर्ड वाटर मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, कल 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगी पुरानी पेंशन महारैली। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हसला की तरफ से ये चेतावनी दी गई, एक अभियान चलाया जाएगा और 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर ये राष्ट्रीय पुरानी पेंशन महारैली के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने एनएच यानी नेशनल हाईवे 154A पर तटबंधों की मरम्मत के लिए 93 करोड़ रुपए की धनराशि बजट मंजूर किया। और आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन सोमवार को करेगी 19वीं राष्ट्रीय जम्बोरी का उद्घाटन। भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स को मिलेगी वैश्विक पहचान। यूपी के लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं खबर आ रही, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए भी झारखंड सरकार को 100 करोड़ रुपए का बजट देगा केंद्र। इसके जरिए एक डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को बचाने के लिए, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाल ही में G20 में शामिल होने के लिए गए थे, तो उन्होंने G20 मीटिंग के दौरान दुनिया भर के देशों से अपील की और कहा कि मानव केंद्रित तकनीक और वैश्विक AI कॉम्पैक्ट की जरूरत है। पीएम मोदी बोले कि आतंकवाद में AI का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जाए। G20 समिट में उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी फाइनेंस सेंट्रिक नहीं बल्कि ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। और G20 में एक और बड़ा ऐलान हुआ, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की ACITI पार्टनरशिप भी लॉन्च हुई है और ये भारत की वैश्विक साझेदारी, वैश्विक रणनीति में एक बड़ी जीत है। वहीं G20 समिट में पीएम मोदी ने नीदरलैंड समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं से अहम बातचीत की, व्यापार और तकनीक सहयोग पर भी जोर दिया। और इस बार G20 में पहली बार मेजबानी हैंडओवर नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न आने से पूरा साउथ अफ्रीका नाराज था। अमेरिका बोला कि ये ठीक नहीं किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सफाई दी और कहा कि चंडीगढ़ पर कोई नया विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। वहीं खबर आ रही है कि इस शहर में पेट्रोल डीजल गाड़ियों से अब किसी भी तरह की डिलीवरी बंद होगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या एग्रीगेटर्स वगैरह जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, इनकी डिलीवरी 1 जनवरी 2026 से बंद कर दी जाएगी पेट्रोल डीजल वाहनों के जरिए। और वो शहर है उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर। यहाँ बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया है। 1 जनवरी 2026 से नोएडा में आपको सिर्फ पर्यावरण इको फ्रेंडली वाहन ही नजर आएंगे। ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ही फूड डिलीवरी वगैरह सब की जाएगी, है ना। और वहीं यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, बिजली विभाग ने शानदार ऑफर निकाला है। बकाया बिजली बिल पर 50% तक की छूट मिलेगी। अगले महीने 1 दिसंबर 2025 से ही उत्तर प्रदेश सरकार बिजली बिल राहत योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अगर आपका काफी महीनों, कई सालों पुराना बकाया बिजली बिल है तो उसे आप एक साथ जमा कर सकते हैं। पहली बार पूरा सरचार्ज माफ होगा और बकायेदारों को कई बड़े फायदे होंगे। बिजली विभाग ने बताया कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, तो यूपी में आप 1 दिसंबर से ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि धर्मस्थला के आसपास 25 सालों में 989 अप्राकृतिक मौतें हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये मर्डर है या मॉक्स। कर्नाटक के 800 साल पुराने मंदिर पर सवाल पैदा हो रहे हैं, जो कर्नाटक का धर्मस्थला है। दक्षिण कन्नड़ जिले में 12,000 की आबादी वाला छोटा सा कस्बा। यहाँ एंट्री करते ही भगवान शिव के प्रति दृढ़ आस्था का एहसास होने लगता है। और ये मंदिर 800 साल पुराना जितना पौराणिक है दोस्तों, इसके रहस्य भी उतने ही पुराने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 से लेकर अब तक यहाँ 989 अप्राकृतिक मौतें हुई हैं। और हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई अपराधी नहीं निकला। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये मौतें क्यों हुई। तो इसकी पड़ताल के लिए कई मीडिया रिपोर्ट्स भी अपनी जांच टीम भेजे हैं और उम्मीद है कि सरकार भी अब जांच करवाएगी। और एक दुखद खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जवान जम्मू के पुंछ में शहीद हो गया। LOC पर ड्यूटी के दौरान लगी गोली। 10 दिन पहले ही घर से लौटे थे ये। उत्तराखंड के अग्निवीर दीपक सिंह हैं। धरती माँ के इस लाल को कोटि कोटि नमन। और दुबई में जो एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश में जान गंवाने वाले विंग कमांडर को भी अंतिम विदाई दी गई। हिमाचल में उनका अंतिम संस्कार हुआ। पायलट पत्नी ने वर्दी में आखिरी सैल्यूट किया उनको। ये देख सकते हैं, बड़ी ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। हरियाणा में बिजनेस आवर्स 1 घंटा बढ़ा दिया है। ओवर टाइम भी 106 घंटे बढ़ाया गया। बड़ी कंपनियों में नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र भी जरूरी होगा। जी हाँ, दरअसल हरियाणा सरकार ने भी नए श्रम कानून की ही तरह शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 में संशोधन किया है। और इस संशोधन के साथ ही प्रदेश में बिजनेस आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए गए हैं। और कर्मचारियों को हर तिमाही मिलने वाले ओवर टाइम में भी बढ़ोतरी की गई है। ये देखिए सरकार ने इस एक्ट में क्या क्या संशोधन किया है। 3 अहम बदलाव किए गए, बिजनेस आवर्स, ओवर टाइम और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर, है ना। अब कितने घंटे बढ़ाए गए और ओवर टाइम वगैरह को लेकर ये फैसलों की डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, आज 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में नए जस्टिस सूर्यकांत 53वें CJI के रूप में शपथ लेंगे। और इससे पहले उन्होंने संकेत दिए मीडिया को कि 1 दिसंबर को वो देश को सरप्राइज करेंगे। अगले महीने से उनका प्लान है। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से ही देश भर में केस लिस्टिंग का नया सिस्टम लागू होगा। जस्टिस सूर्यकांत बोले कि मेरा फोकस अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या कम करना है। तो शपथ ग्रहण से पहले ही वो अपने नए एनर्जेटिक
एक प्लान के साथ आ रहे हैं। मेनी कांग्रेट्स जस्टिस सूर्यकांत जी को। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई BR गवई भी बोले कि सरकार के खिलाफ फैसला देना स्वतंत्रता नहीं है, न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम जरूरी है, गवर्नर और राष्ट्रपति पर समय सीमा नहीं लगा सकते हैं। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन उन्होंने ये बयान दिया। और खबर देखिए, भाजपा ने कहा कि मदनी मुसलमानों को गुमराह कर फायदा उठाता है। मौलाना ने कहा था हम लंदन न्यूयॉर्क में मेयर बन सकते हैं, भारत में चांसलर नहीं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और उनके आरोपों को गलत बताया है। और दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली में फ्लैट से 262 करोड़ का 328 किलो ड्रग्स और जब्त किया गया। इंटरनेशनल कार्टेल का भंडाफोड़ करने पर गृह मंत्री ने भी जांच एजेंसियों की सराहना की। 262 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भी पेपर स्प्रे के इस्तेमाल से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बीते दिन रविवार को एक बार फिर से युवाओं ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और दिल्ली ब्लास्ट की जांच में भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि उमर को जमात से 40 लाख मिले थे। हिसाब गड़बड़ हुआ तो उमर मुजम्मिल झगड़े। पुलिस ने फरीदाबाद में मस्जिद, घर, होटल, गोदाम भी खंगाले। और वहीं इधर अल फलाह यूनिवर्सिटी की VC यानी वाइस चांसलर और स्टूडेंट्स के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। स्टूडेंट बोले कि यूनिवर्सिटी का नाम बदलें, बदनामी हो रही है। आतंकी मॉड्यूल का अड्डा बन चुकी है ये यूनिवर्सिटी। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी स्कूल के पास 20 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। बच्चों ने देखा, फिर टीचर और पुलिस को बताया। आसपास के इलाकों में तलाशी जारी है। हो सकता है यहाँ भी किसी तरह की भयंकर साजिश रची जा रही हो, लेकिन गनीमत रही कि किसी बड़े नुकसान से पहले पता चल गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार का समर्थन करेगी AIMIM। खुद मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम नीतीश की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। किशनगंज में वो बोले कि सीमांचल को न्याय मिले तो हम बाहर से समर्थन देंगे। और वहीं दोस्तों, चुनाव आयोग के SIR अभियान पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 19 दिन में देश के 6 राज्यों में 15 BLO की मौत हो गई। SIR अभियान के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में 4, जबकि पश्चिम बंगाल में 3 और राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भी 3 मौतें हो चुकी हैं। अभी देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको पता होगा चुनाव आयोग की तरफ से SIR अभियान चलाया जा रहा। और ऐसे में BLO यानी बूथ लेवल अफसरों की मौतें चिंता का कारण बनती जा रही हैं। कुछ जगहों पर तो BLO अपनी खुद की जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह में। और मध्य प्रदेश में 2 BLO को हार्ट अटैक भी आ गया। तो इन BLO के मृतकों के परिजनों का कहना है कि ज्यादा काम और लक्ष्य पूरा करने के दबाव के पीछे मौतों का कारण बताया जा रहा है। इधर विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी कह रही हैं कि नोटबंदी और लॉकडाउन की ही तरह SIR भी जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। BLO की मौतों पर कांग्रेस ने यह हल्ला बोल किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी तो बोले कि SIR की आड़ में पूरे देश में अराजकता फैलाई जा रही है। तो अब कांग्रेस इस SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेगी। मध्य प्रदेश में भी देखिए 2 जिलों में 2 BLO की मौत हो गई। परिजनों ने काम के दबाव का आरोप लगाया क्योंकि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का वर्किंग प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ BLO पर। बंगाल में भी देखिए SIR के बीच स्कूलों में भी काम करने के लिए किया जा रहा मजबूर। शिक्षकों ने चुनाव आयोग से शिकायत की और कहा कि उधर पढ़ाने का काम का प्रेशर और इधर SIR प्रक्रिया का प्रेशर। तो टीचर्स काफी परेशान है आजकल, है ना। और इधर SIR के सवाल पर झारखंड राज्य में भी राजनीतिक तूफान आ गया। मंत्री बोले कि किसी भी कीमत पर हम झारखंड राज्य में SIR लागू नहीं होने देंगे। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए। साउथ एक्टर विजय की पार्टी में जो करोड़ भगदड़ का मामला देखने को मिला था, तो उसके तकरीबन 2 महीने बाद विजय का इंडोर कैंपेन हुआ। महज 2000 लोगों को QR कोड के जरिए एंट्री दी गई। पार्टी वर्कर्स ने पुलिस से सीखा भीड़ का मैनेजमेंट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रूसी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हुआ और इससे भारत के तेल आयात पर भी असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका के नए प्रतिबंधों की वजह से भारत की ऑयल सप्लाई रुक सकती है। रूसी तेल पर बड़ी चोट लग सकती है। तो इस वजह से पेट्रोल डीजल के रेट्स भी आपको कुछ महंगे देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। कनाडा करेगा अपनी नागरिकता कानून में बदलाव, हजारों भारतीयों को मिलेगा डायरेक्ट फायदा। कनाडा की तरफ से सिटीजनशिप एक्ट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे भारतीय मूल के परिवारों को फायदा होगा। नए नियमों के मुताबिक विदेश में जन्मे बच्चों को भी अब कनाडा की नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिल पाएगी, यदि उनके माता पिता कुछ समय तक कनाडा में रहे हो तो। सब्सटेंशियल कनेक्शन टेस्ट के तहत माता पिता को बच्चे के जन्म से पहले लगभग 3 साल कनाडा में रहना होगा। 2026 से ही कनाडा सरकार ये नियम में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है ना। और वहीं खबर देखिए, वैश्विक नेताओं की सटीक प्रोफाइल तैयार कर रहा भारत। माइक्रो एक्सप्रेशन की भी रिकॉर्डिंग होगी। विदेश मंत्रालय लीडरशिप एनालिसिस फ्रेमवर्क की तैयारी में जुटा। वहीं देखिए, बांग्लादेश ने एक बार फिर से शेख हसीना को भेजने की मांग की भारत से। 1 साल में तीसरी बार चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक भारत ने कोई जवाब नहीं दिया है। और खबर आ रही, पाकिस्तानी एयरलाइन का एक और स्टाफ भी कनाडा में गायब हो गया। पहले तबीयत खराब का बहाना किया, फिर फोन स्विच ऑफ मिला। 3 साल में 15 अटेंडेंट लापता हुई है। और खबर है, पूर्व नेपाली PM ओली खुद की आर्मी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में सुरक्षा व्यवस्था फेल है, सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। वहीं वेनेजुएला
वेनेजुएला में भी तख्ता पलट करा सकता है अमेरिका, सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, इलाके में घेराबंदी कर रहा, टकराव की आशंका भी बढ़ी। और ब्रिटेन में बेहद अमीर लोगों पर कर बढ़ोतरी यानी टैक्स बढ़ाने की आशंका के चलते लंदन छोड़कर दुबई शिफ्ट होंगे लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कि भारतवंशी उद्योगपति हैं। वहीं खबर है अमेरिकी कंपनियों ने 6G स्पेक्ट्रम आवंटन पर भी विरोध जताया। भारत की दूरसंचार कंपनियों का संयुक्त रूप से विरोध किया अमेरिका ने 6G स्पेक्ट्रम को लेकर, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं खबर है इजराइल ने लेबनान के बेरूत पर हमला किया, हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाया। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स चल रहे हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में अब नवंबर महीने में सर्दी थोड़ी फीकी पड़ने लगी है। अब ठंड नहीं बढ़ेगी, ज्यादा कोहरा भी नहीं छाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के खतरे के चलते दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। राजस्थान में भी हवा जहरीली हुई है, 4 शहरों में 300 से ज्यादा AQI पहुंच चुका है। बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है, 10 ट्रेनें भी लेट हुई इस कोहरे की वजह से। और मध्य प्रदेश में तो अगले 5 दिन शीतलहर से राहत मिलेगी, हालांकि कोहरा छाया रहेगा। भोपाल में 15 दिन चली कोल्ड वेव, पचमढ़ी में पारा 6 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान में पोल्यूशन की स्थितियां कितनी गंभीर हो रही देखिए आप। 8 शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, AQI लेवल 300 के पार पहुंचा। जयपुर, कोटा, भिवाड़ी समेत राजस्थान के भी कई शहर रेड जोन में पहुंच चुके हैं। हालांकि बीते 1-2 दिन में राजस्थान में ठंड में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन धुंध स्मॉग की वजह से प्रदूषण काफी बढ़ने लगा है। 10 शहरों में तो सोचिए जरा, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा, बिल्कुल राजधानी दिल्ली जैसे हालात हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वासी तो पूरा जहरीली हवा में ही सांस ले रहे हैं। और मौसम विभाग ने चेतावनी में कहा कि अगले 2 दिन तो और भी राजधानी पर भारी रहेंगे। दिल्ली में तो कई जगहों का AQI 400 के पार चल रहा है। NCR में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित इलाका चल रहा है। प्रदूषण को लेकर देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। और इतने बढ़ते प्रदूषण के हालातों के बाद कल दिल्ली में कई नए नियम भी लागू किए। मैंने आपको बताया था कि अब AQI 200 से ज्यादा होने पर ऑफिस टाइम बदलेगा। 400 प्लस AQI पर 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा। स्कूलों में खेल एक्टिविटीज वगैरह नहीं होगी। तो ये तो प्रदूषण की स्थितियां चल रही हैं। और अपन मौसम समाचारों की बात कर रहे थे, कुछ और राज्यों की स्थितियां देखिए आप। पंजाब, चंडीगढ़ में अब रातें भी ठंडी होगी, 4 दिनों में 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान, यानी ठंड और बढ़ेगी। इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा, ठंडी हवाओं ने तापमान और गिराया। 3 जिलों में कोहरा देखने को मिल रहा है, हालांकि बारिश के आसार नहीं है। हिमाचल में भी देखिए 28 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी नहीं है। ताबो अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है, कई जगहों पर पारा 0 से भी नीचे है। इधर बिहार में 2 दिनों में ठंड और बढ़ेगी, 3 डिग्री तक तापमान गिरने की चेतावनी है। और कोहरे की वजह से बिहार आने वाली 10 ट्रेनें भी लेट हुई हैं। हरियाणा में भी देखिए सुबह शाम कोहरा देखने को मिल रहा है। हिसार की रात सबसे ठंडी रही, तापमान 8.5 डिग्री तक दर्ज हुआ। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, एक बड़ी प्राकृतिक घटना देखने को मिली। यूपी में आसमान से गिरी बर्फ की सिल्ली, लोग बोले कि बाल बाल बच गए। जैसे कभी कभी ओले गिरते हैं ना दोस्तों, ओलावृष्टि होती है ना, वैसे ये बर्फ की सिल्ली पूरी आसमान से गिरी। जरा सोचिए आप, इसका वजन 20 से 50 किलो बताया जा रहा है। आसपास ईंट भट्टों पर काम करने वाले लोगों को पता चला तो लोगों की भीड़ जुट गई। लोग बोले कि बाल बाल बचे हम तो। हालांकि ये सिल्ली नीचे गिरने के बाद तो बिखर गई। और बाकी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं देख सकते हैं आप। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है, जैसे केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, रायलसीमा वगैरह, दक्षिण कर्नाटक में। इसके अलावा कुछ पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वगैरह में भी छिटपुट बारिश की संभावना है। बाकी मध्य भारत और उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम साफ रहेगा, बारिश वगैरह नहीं होगी। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो खबर आ रही कि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से 200 अंक दूर है। क्या इस सप्ताह शेयर मार्केट 26,277 को पार करेगा या फिर 25,800 का लेवल टूटेगा? तो ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद आज स्टॉक मार्केट वापस ओपन होने जा रहा। और निवेशकों के लिए खबर आ रही, ब्लू चिप फंड्स ने 1 साल में दिया 17% तक का रिटर्न। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच इसमें निवेश कम रिस्की बताया जा रहा है। वहीं सरकार ने जो नए लेबर कोड पेश किए, उन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इनकी वजह से टेक होम सैलरी कम हो सकती है। बेसिक पे अब CTC का कम से कम 50% होना जरूरी होगा। हालांकि सरकार के नियमों से PF और ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, है ना। और बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये देखे दोस्तों, प्रसिद्ध किताब के लेखक रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं, उन्होंने शेयर मार्केट को लेकर बड़ी गिरावट की चेतावनी दी है। रॉबर्ट कियोसाकी इनका नाम है। इन्होंने चेतावनी में कहा कि मार्केट में क्रेश आ रहा है, रियल एस्टेट भी गिरेगा, चांदी खरीद लो। वो बोले कि भयंकर क्रेश आ गया। 2013 में भी उन्होंने अलर्ट किया था। उन्होंने कहा कि सोना चांदी खरीद लो, यही सिर्फ हमारा सहारा होगा जब मार्केट पूरा क्रेश हो जाएगा। तो वहीं खबर आ रही है, बदलने वाली है भारत की फाइनेंस दुनिया। UPI
जुलाई के बाद हर संपत्ति डिजिटल टोकन बनने जा रही है। टोकनाइजेशन सिस्टम पर भारत सरकार और आरबीआई मिलकर लगातार वर्क कर रहे हैं ऐसा। और देखिए एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक ने, विदेशी निवेशक जो है, उन्होंने नवंबर महीने में 3,504 करोड़ रुपए का निवेश किया। अच्छा, वैसे स्टॉक मार्केट में निवेश का तरीका भी जल्दी बदल जाएगा। सरकार 3 बड़े बिल लाने जा रही है जिनको मर्ज करेगी, आम निवेशकों को फायदा होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर सरकार की नई प्लानिंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर कुछ खेल समाचार से जुड़े अपडेट। 5,000 खिलाड़ी 24 खेल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए तैयार है राजस्थान। कई बड़े दिग्गज भी इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत ने जीता पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। नेपाल को 7 विकेट से फाइनल में हराया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। आखिरकार भारत की बेटियों ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप में भी जीत हासिल की है। वहीं खबर है सेटलर लक्ष्य सेन ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। मात्र 38 मिनट में फाइनल अपने नाम किया। जापान के यूसी तनाका को हराया। और राजस्थान के कोटा की अरुंधति चौधरी भी बनी वर्ल्ड चैंपियन। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने गोल्ड जीता है। और खबर आ रही भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 का फाइनल मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होगा। ऑनलाइन टिकट की बिक्री भी शुरू हुई। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में बोले कि धर्म के लिए लड़ना होगा। योगी बोले कि आरएसएस सामाजिक समर्थन से चलता है, विदेशी फंडिंग से नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में आएंगे। कल 25 नवंबर को रोड शो करेंगे। राम मंदिर के ऊपर मंडराया सेना का हेलीकॉप्टर भी। दुल्हन जैसी सजाई गई अयोध्या राम नगरी भी है, क्योंकि आपको पता होगा कल 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और इसीलिए 26 नवंबर तक अयोध्या में भारी वाहनों का प्रवेश भी बंद रहेगा। मालवाहक वाहन प्रतिबंधित रूट से नहीं आ सकेंगे, है ना। और वहीं खबर आ रही है स्मृति मंदाना और पलाश मुछाल की शादी टली। स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद ये फैसला लिया। और खबर देखिए राजस्थान के उदयपुर में रॉयल वेडिंग में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी हैं। ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आए। हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज ने भी परफॉर्मेंस दी। ये शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे राजस्थान के उदयपुर के नाम एक और नया रिकॉर्ड भी बना। उदयपुर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2025 में राजस्थान फिर से चमका। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अब धर्म बदलने से 60 दिन पहले आपको सरकार को, प्रशासन को जानकारी देनी होगी। शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री इस तरह का धर्मांतरण संशोधन विधेयक पेश करेंगे। 9 राज्यों पर स्टडी करने के बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस नए विधेयक का ड्राफ्ट बनाया है। वैसे अभी पहले से ही किन किन राज्यों में धर्मांतरण अधिनियम लागू है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और यह नए कानून, नए विधेयक लागू होने के बाद धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं बहु विवाह को लेकर भी देखिए आप। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि बहु विवाह खत्म होगा, चाहे कोई भी समुदाय क्यों ना हो। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं हरियाणा राज्य की महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। डिजिटल उद्यमी बनेगी महिलाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लॉन्च किए 2 डिजिटल पोर्टल, जिनका नाम है स्वप्ना डिजिटल ग्राम ई बाजार पोर्टल और शांजा बाजार सेल्स पोर्टल। तो इनके जरिए महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा ना। अच्छा, वैसे महिला वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत चीन सीमा की रक्षा भी करेगी अब महिलाएं। ITBP 10 महिला बॉर्डर चौकी बनाएगी। हिंदुस्तान की बेटियां आखिर किसी से कम नहीं है ना। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद TET अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जंतर मंतर पर धरना देंगे। आज 24 नवंबर को कई शिक्षक संघों की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। दिल्ली NCR के पैसेंजर्स के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। 26 दिसंबर तक कैंसिल रहेगी करीब 4 दर्जन ट्रेनें। कोहरे वगैरह की वजह से ये ट्रेनें कैंसिल रखी जाएगी। और खबर है गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के मौके पर दिल्ली लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत के लिए रवाना हुए PM मोदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 150 बेड वाले सिविल अस्पताल की बिल्डिंग का उद्घाटन किया विदिशा में। उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने यूक्रेनी काउंटर पोर्ट से बातचीत की। युद्ध की ब्रीफिंग भी ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि यूक्रेन युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था, हमें इसे खत्म करना ही होगा। किसी न किसी तरह इसे खत्म होना ही होगा। तो ये तो रही कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि 2 चरणों में लागू हो सकता है इंडिया इजराइल के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। और इसका मकसद है दोनों देशों में बाजार पहुंच बढ़ाई जाएगी, निवेश आसान किए जाएंगे, तकनीकी सहयोग पर मिलकर काम करेंगे। और खबर है दोस्तों, भारत के उद्योगपति गौतम अडानी ने खरीदा ट्रेड केशल टेक पार्क। 231 करोड़ रुपए खर्च किए इसके लिए। भारतीय नौसेना के लिए अच्छी खबर है। INS माहे, जिसे समंदर का साइलेंट किलर कहा जाता है, वो आखिरकार इंडियन नेवी में शामिल हो गया है और इससे भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी, है ना। वहीं खबर देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करेगी हरियाणा सरकार। इसका खाका भी तैयार हो चुका है। अब हर 6 महीने में 12,600 रुपए मिलेंगे। महिलाओं को मासिक भत्ते की जगह साल में 2 बार एकमुश्त धनराशि देने की तैयारी कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट। जो हर महीने दिए जाते हैं ना, उसकी बजाय हर 6 महीने में 12,500 रुपए के लगभग दिए जाएंगे। तो ये हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना में अहम बदलाव करने जा रही है। अभी आपको पता होगा हर महीने सरकार 2100 रुपए मासिक देती है, उसके बजाय 6 महीने के एक साथ दिए जाएंगे ऐसा। और देखिए
देखिए हरियाणा में अब पत्र लिखने पर मिलेंगे इनाम। लोगों में लिखने की आदत डालने के लिए डाक विभाग की तरफ से नई पहल की गई है। 2.5 अक्षर पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इंडिया पोस्ट की तरफ से। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है युवाओं में रचनात्मक और लेखन कौशल को बढ़ावा देना। तो 15 दिसंबर तक आप अपने पत्र मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को भेज सकते हैं। और भी आप इंडिया पोस्ट के पोर्टल पर इस कॉन्टेस्ट के बारे में डिटेल जानकारी चेक कर लीजिएगा। विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। चलिए खबर देखिए, बिहार में स्कूलों में लागू होगा नया सिस्टम। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए बांटे जा रहे हैं टेबलेट भी। जल्द ही छात्रों और शिक्षकों की हाजिरी कंप्लीटली डिजिटल की जाएगी, है ना। और उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला देखिए, वन्य जीव के हमलों में घायलों का भी होगा मुफ्त इलाज। उनका पूरा खर्च अब उत्तराखंड सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ये घोषणा की है। वहीं खबर है, अब सभी राज्य विश्वविद्यालयों में तैनात होंगे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेवल को बेहतर करने के लिए ये नई घोषणा की है। और किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। ड्रोन से मात्र 5 मिनट में 1 एकड़ खेती में यूरिया का छिड़काव हो पाएगा। 150 रुपए तक की बचत भी होगी। केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट भी ड्रोन को बढ़ावा दे रही है, ताकि नई तकनीक से किसानों को खेती में अपग्रेड किया जा सके और खर्चा भी कम हो, काम समय पर और जल्दी से हो जाए। चलिए खबर देखिए, अमेज़न वीडियो ने लॉन्च किया AI जनरेटेड वीडियो रिकेप फीचर, जिसमें प्रदर्शकों को पिछले सीजन की AI जनरेटेड वीडियो समरी मिल जाएगी। जैसे आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो ना, तो उसके बारे में ना। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 1500 से ज्यादा स्थानों पर जलाई गई पराली, फिर भी FIR नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और इस बार तो पंजाब हरियाणा से भी ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। देखिए जरा, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके बावजूद किसान भाई लोग मानते नहीं है। चलिए खबर देखिए, दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि सड़कों पर तकरीबन 40% स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। 4000 से भी ज्यादा डार्क स्पॉट हादसों और अपराध की वजह बन रहे हैं। देखिए दिल्ली सरकार की प्रशासन व्यवस्था की हकीकत बताती है कि किस तरह के हालात हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को तोहफा दिया। 2600 रुपए प्रति क्विंटल MSP पर होगी गेहूं की खरीदारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं खबर है दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन को अवार्ड मिला। नीता अंबानी बोले कि 2036 ओलंपिक भारत का सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के समकक्ष मार्क कार्नी ने भी G20 में मुलाकात की और 2030 तक भारत कनाडा व्यापार को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर जोर दिया। और खबर देखिए, अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारियों ने युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना पर जिनेवा में वार्तालाप की बातचीत की। और वहीं कनाडा का भी कहना है कि उचित समय पर अमेरिकी व्यापार वार्तालाप पुनः शुरू करेगा कनाडा भी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा के साथ भी बातचीत की। युद्ध वगैरह को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर की खदानें अब भरेगी देश की तिजोरी। आज से जम्मू में माइनिंग की पहली नीलामी भी शुरू होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में आज चूना पत्थर खंडों की पहली नीलामी होगी। और बैंक हॉलिडे पर रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, अगले महीने दिसंबर में तकरीबन 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI की तरफ से बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी की। मैं आपको डिटेल जानकारी आज दिन में DLS न्यूज चैनल पर बता दूंगा कब कब किस तारीख पर रहेंगे। कुछ और हेडलाइंस न्यूज अपडेट देखिए। UAE इस साल 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता बन जाएगा। वहीं गूगल के फाउंडर लैरी पेज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा। सरकार GDP 2026 के लिए नेशनल अकाउंट्स की नई सीरीज भी जारी करेगी। इंडियन गवर्नमेंट का यह प्लान है। और वहीं देखिए, भारत में TCS और TPG दोनों कंपनियां भारत की अगली बड़ी AI और डेटा सेंटर की क्रांति बनेगी। और दोस्तों, भारत में TB उन्मूलन पर भी अच्छी खबर आ रही है कि TB के मामलों में 21% तक की गिरावट देखने को मिली, जबकि TB से मृत्यु दर में भी 25% तक की कमी हुई है। वहीं PM मोदी कल 25 नवंबर को अयोध्या के साथ ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र का भी दौरा करेंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक और विकास की दृष्टि से उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे आज। और रेलवे की एक नई प्लानिंग देखिए, अब वेटिंग रूम में नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म पर ही खाइए ब्रांडेड खाना। जी हाँ, रेलवे बोर्ड केटरिंग की पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रहा। अब मैकडॉनल्ड्स, KFC जैसे प्रसिद्ध वेल नोन ब्रांड्स आपको रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म वगैरह पर नजर आएंगे, है ना। और देखिए, अब YouTube पर ही आप अपने दोस्तों से चैट भी कर पाएंगे और वीडियो शेयर भी कर पाएंगे। बिल्कुल फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह YouTube कंपनी इस नए फीचर की टेस्टिंग भी शुरू कर चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में अभिभावक ध्यान दें, नर्सरी दाखिले के लिए 4 दिसंबर से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए वरदान बनी मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। निःशुल्क इलाज का प्रावधान भी है इस योजना में। और वहीं राजस्थान में 85 नई पंचायत समितियां बनाई गई। अब 450 प्रधान बनेंगे। और राजस्थान में CMR में मुख्यमंत्री भजनलाल ने खुद बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई और पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। वहीं BJP कार्यालय में भी 1 दिसंबर से राजस्थान में मंत्री करेंगे जन सुनवाई। और आंध्र प्रदेश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप, मध्य प्रदेश के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पुरी से श्रीशैलम जा रहे तीर्थयात्रियों की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। और तेलंगाना में हिडमा के साथी समेत 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। वहीं 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ 26 तारीख को प्रदर्शन करेंगे मजदूर। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में मजदूरों ने संगठन ने घोषणा की है। और पंजाब के लुधियाना में देखिए, एक 3 मंजिला बिल्डिंग में देर रात आग लग गई। इलेक्ट्रिक दुकान से पूरी इमारत में आग फैल गई। लाखों का सामान जल गया। 6 दमकल गाड़ियां पहुंची। पंजाब लुधियाना के किताब बाजार का ये मामला है। वहीं PM मोदी से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हरियाणा आएंगे। मैंने आपको बताया आज 24 नवंबर को गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे।
वो, है ना। और पंजाब हिमाचल के लोगों का अंबाला और दिल्ली जाना और भी आसान होगा। 1 दिसंबर से ही नया ग्रीनफील्ड हाईवे शुरू होने जा रहा, तो मोहाली के जाम से भी मुक्ति मिलेगी लोगों को। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे यूपी पुलिस होमगार्ड की 41,000 से ज्यादा वैकेंसी है, पंजाब आंगनबाड़ी में 6,000 से ज्यादा वैकेंसी चल रही है। तो कुछ रिक्रूटमेंट्स के अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 पर 1386 पदों पर रिक्रूटमेंट है। इसमें 2 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे में भर्ती चल रही है, 17 दिसंबर लास्ट डेट है। 1785 पोस्ट है इसमें। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यूपी में भी ये भर्ती निकली हुई है, 1894 पदों पर, 5 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, और भी ये भर्तियों की डिटेल जानकारी साथ में दी हुई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लिया करो। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आवेदन लिंक वगैरह ना। और पश्चिम बंगाल में देखिए WB बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में 2308 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट इसकी कल ही है, 25 नवंबर। इसके अलावा एक और लास्ट डेट रिमाइंडर जॉब्स आपको बता दूं, बिहार में 14,921 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज ही है, 24 नवंबर। ठीक है ना, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और पंजाब आंगनबाड़ी में भर्ती निकली हुई है, 6,110 पदों की भर्ती चल रही है, 10 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। और यूपी पुलिस होमगार्ड में भी 17 दिसंबर 2025 लास्ट डेट रहेगी, भर्ती चल रही है। बहुत अच्छी बड़ी भारी संख्या में वैकेंसी है, ये 41,424 पदों पर। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सोमवार आज कर्क, कन्या, वृश्चिक और धनु राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें। तुला और मीन राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है। बाकी आज से ये जो पूरा सप्ताह रहेगा 30 नवंबर तक, ये मिथुन राशि के लोगों के लिए सलाह है कि आप दूसरों के मामलों में न उलझें। कुंभ राशि के लोग इस दरमियान किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय नौसेना में यानी इंडियन नेवी में किस नाम से एक नया युद्धपोत शामिल हुआ, जिससे इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।